ठीक लगाइए। भाग 4 हम देख रहे थे। भाग 4, भाग 3 मौलिक अधिकार हो गया और भाग 4। तो इंट्रोडक्टरी क्लास में आप लोगों ने देखा होगा भाग 3 और 4 में अंतर क्या है ना। भाग 3 आपने देखा था, भाग 3 की विशेषताएं देखी थी आपने, मौलिक अधिकार जो कि मौलिक अधिकार। भाग 4 यानी मौलिक अधिकार न्यायोचित है, विशेषता एक न्यायोचित है। मतलब मौलिक अधिकार यदि राज्य छीनता है तो राज्य मतलब आपको पता है, परिभाषा बताया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, नगर पालिका, है ना, और आपके गैर संवैधानिक निकाय, गैर सांविधिक निकाय, ओएनजीसी सेल, मतलब सरकारी निगम, कंपनियां, ये यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन करती हैं तो आपको न्यायालय जाने का अधिकार है। ठीक, न्यायोचित है का अर्थ ये हुआ। अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत आप सीधे अपने राज्य के उच्च न्यायालय जा सकते हैं। फिर मौलिक अधिकार की एक विशेषता थी कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। इसका मतलब न्यायालय मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में न्यायालय की जिम्मेदारी बनती है कि न्यायालय आपका मौलिक अधिकार वापस करवाए, लागू करवाए, प्रवर्तित करवाए। लेकिन वहीं पर भाग 4 हम लोगों ने देखा था, भाग 4 के जो प्रावधान है वो न्यायोचित नहीं है, उल्टा है, न्यायोचित नहीं है। यानी कि राज्य, यानी कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, भाग 4 में जो दिए गए प्रावधान है इसे अपने नीतियों में, अपनी योजनाओं में लागू करे या ना करे, ये उनकी मर्जी है। संविधान ने उनको उनकी मर्जी दी है। तो अगर मान लो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यदि भाग 4 में दिए गए इन निर्देशकों का पालन नहीं करता है जो आप पढ़ने वाले हो, तो फिर आप न्यायालय जाने का अधिकार नहीं रखते हो। जब न्यायालय जाने का अधिकार ही नहीं रखते हो तो जाहिर सी बात है, भाग 4 के जो निदेशक हैं, जो सुझाव हैं राज्य को, वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय भी नहीं है। ये विशेषता है, मूल विशेषता। फिर भाग 4 के कुछ तथ्य हमने देखे थे, ये तथ्य हमने देखे थे। और भाग 4 शुरू होता है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 के निदेशक हैं। मतलब संविधान ने भाग 4 के माध्यम से राज्य समझ रहे हो ना, जब भी राज्य यहाँ बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश नहीं है, केंद्र सरकार और या राज्य सरकार, पंचायत, नगर पालिका जो शामिल है राज्य की परिभाषा में वो है। और अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा ही है, बताई गई है। क्या है कि मुश्किल है कि पूरे राज्य के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं हर जगह लिखना, तो इसीलिए उसने राज्य जहाँ भी लिखा है भाग 3 और 4 में पहले से ही राज्य की परिभाषा भी बता दी कि राज्य से समझना क्या है आपको। तो अनुच्छेद 36 क्या है? राज्य की परिभाषा। वो सेम है अनुच्छेद 12 जैसे मौलिक अधिकार में था, सेम। 37 में था न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है। अनुच्छेद 36 की विषय वस्तु क्या है? भाग 4 न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। यहाँ डिटेल लिखा हुआ है लेकिन आपको शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट नोट्स। भाग 4 न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। 37। 38 क्या है? तो 38 अब हम थोड़ा याद करने की दृष्टि से चलेंगे ना। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 37 भाग 4 के निदेशक न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37 भाग 4 के निदेशक न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। 38 देखिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है ना, तो आपसे बोल देगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भाग 4 के अनुच्छेद 38। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा ऐसा समाज बनाया जाए जहां सुनिश्चित हो, क्या सुनिश्चित हो? आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर के समानता को समाप्त करना, है ना। ये देखो क्या है कि लोक कल्याण कैसे संभव होगा? राज्य को क्या करना चाहिए? सुझाव है ना भाग 4। राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए अपने राज्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना चाहिए, है ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना चाहिए और समाज में आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को दूर करना चाहिए। आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को
दूर करना चाहिए, तभी तो लोक कल्याण होगा। ठीक, तो 38 की विषय वस्तु क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना और समाज में आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को समाप्त करना। 38। 39 में आपको बताया गया है, ये सारे उसके सब क्लॉज हैं। 39 का क, 39 का ख ऐसा ब्रैकेट में ही लिखा रहेगा, याद रखना। ब्रैकेट और ब्रैकेट खुला हुआ दोनों में अंतर है। अगर ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि ये मूल संविधान में प्रारंभ से है, ये उसके क्लॉज हैं। 39 के इतने सारी विषय वस्तु है, लेकिन मान लो ब्रैकेट में नहीं लिखा है अनुच्छेद 39 का, इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया। ये सब अंतर याद रखना हमेशा। ठीक, तो 39 में 6 विषय वस्तु क्रम से याद होनी चाहिए आपको। क ख ग घ अंग और च, क ख ग घ अंग और च, 6। सबसे पहला है कि आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। राज्य को अपने नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार देना होगा। तो आप शॉर्ट में याद रखो, आपको याद रखना होगा क्या? आजीविका के पर्याप्त साधन, आजीविका के पर्याप्त। 39 का आजीविका के पर्याप्त साधन। ख, भौतिक संसाधनों का समान वितरण। राज्य को ऐसा करना चाहिए, ये देखो, राज्य को सामूहिक हित में राज्य को ऐसा करना चाहिए कि आजीविका के पर्याप्त भौतिक संसाधन जितने भी हैं राज्य के, वो सब में समान रूप से वितरित हो। तो भौतिक संसाधनों का समान वितरण शॉर्ट हो गया। 39 का भौतिक संसाधनों का समान वितरण। ठीक, उसके बाद है धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। मतलब कुछ ही लोगों में सारा धन और उत्पादन का साधन अगर एकत्रित हो जाए तो ये तो असमानता है। तो ये राज्य को क्या सुनिश्चित करना कि जो राज्य का धन और उत्पादन के साधन है उनका संकेंद्रण रोकना। संकेंद्रण रोकना समझ रहे हो ना, कि एक कोई पूरा राज्य का धन और संसाधन एक ही के पास इकट्ठा रहा, वो अमीर हो रहा है, बाकी सब गरीब हो रहे हैं, ये राज्य को। तो भाग 4 का उद्देश्य क्या है? भाग 4 का उद्देश्य ये है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जहां सभी का समान रूप से कल्याण हो। तो ये सारे प्रावधान ऐसे ही दिए गए हैं, ऐसे ही निदेशक के तौर पर दिए गए हैं कि राज्य को कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए ये चीजें करनी चाहिए। ठीक, तो देखो 39 का क्या है? आजीविका के पर्याप्त साधन। शॉर्ट में याद रखो, आजीविका के पर्याप्त साधन। 39 ख में क्या है? भौतिक संसाधनों का समान वितरण। 39 ख भौतिक संसाधनों का समान वितरण। 39 ग धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण रोकना। और चौथा है समान कार्य के लिए समान वेतन। स्त्री और पुरुष की बात होती है अक्सर, तो समान कार्य समान वेतन। चौथा 39 का घ क्या? क ख ग घ, समान कार्य समान वेतन, है ना? या फिर समान वेतन भी याद रख लो, समान वेतन से भी आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। समान वेतन, पुरुष और स्त्री को समान वेतन मिलना चाहिए समान कार्य के लिए। ठीक, तो घ क्या है? समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन। तो पहला 39 का क क्या है? आजीविका के पर्याप्त साधन। ख क्या है? भौतिक संसाधनों का समान वितरण। घ क्या है? क ख ग क्या है? धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। फिर क ख ग घ क्या है? समान कार्य समान वेतन। फिर अंग क्या है? कर्मकारों के स्वास्थ्य और बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग से संरक्षण। तो सीधा शॉर्ट में याद रखो, कर्मकारों के स्वास्थ्य, बालकों के सुकुमार अवस्था का संरक्षण। कर्मकारों के स्वास्थ्य, राज्य को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि जो कर्मकार मजदूर वर्ग है उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, और जो बालक हैं सुकुमार अवस्था टीनेज, उनका कोई दुरुपयोग न कर सके उनकी इस अवस्था का। तो क्या है? कर्मकारों का स्वास्थ्य और बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग से संरक्षण, यह है अंग। और लास्ट वाला है बालकों के स्वास्थ्य का विकास का अधिकार, बालकों को स्वास्थ्य का विकास का अधिकार। तो 39
39 के सारे विषय वस्तु लाइन से याद होना चाहिए, क ख ग घ अंग और च। सबसे पहला आजीविका के पर्याप्त साधन, दूसरा भौतिक संसाधनों का समान वितरण, तीसरा धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, चौथा समान कार्य समान वेतन, पांचवा कर्मकारों के स्वास्थ्य बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग से संरक्षण, और आखिरी बालकों के स्वस्थ विकास का अवसर अधिकार, विकास का अधिकार, बालकों के स्वस्थ विकास का अधिकार। ये डी पूरा आपको क्रम से याद होना चाहिए, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जितना मैं बोलूं केवल वही करते जाना, मैं बताता जाता हूं, उसको मार्क जरूर करना कि कहाँ किस हिस्से में क्या करना है, कितना इंपॉर्टेंट है, सब मार्क करना। अब आइए 39 का, अच्छा अब ये क इधर नहीं है, गलती से उधर लिखा हुआ है, ये क है इधर और ये ब्रैकेट के बाहर है। इसका मतलब ये कि मूल संविधान में ये नहीं था, बाद में संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। तो संविधान संशोधन तो बाद में एक साथ कर लेंगे कि संविधान संशोधन से भाग 4 में क्या हुआ है, बाद में एक साथ। पहले कंटेंट याद रखो। 39 का है समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। दोनों देखो क्या बता रहा हूँ, कई बार कई अनुच्छेद में मैं आपको 2 या 3 हिस्से बताऊंगा, उसी हिसाब से आप शॉर्ट नोट्स में लिखोगे। यहाँ पर 2 हिस्सा है, आपसे या तो समान न्याय ही पूछ देगा कि भैया भाग 4 में समान न्याय का उपबंध किस अनुच्छेद में, 39 क में, या फिर गरीबों को निःशुल्क सहायता, ये उपबंध कहाँ है, 39 क में। 2 हिस्से हैं इसके, ठीक, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता मतलब जैसे आप लोग पिक्चर में देखे होंगे, कोई गरीब आदमी रहता है कोर्ट में, तो वो जज पूछता है कि आपका कोई वकील है, तो बोलता है मैं वकीलों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसी के चलते उनको एक सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है निःशुल्क ना, समझ गए आप। तो 39 का में क्या है, उधर देखो 39 सब क्लॉज का बोलना चाहिए था मेरे को, लेकिन वो बार बार बोलना से जमान लड़खड़ाएगा, आपको याद रखना वो ब्रैकेट के अंदर था, ये ब्रैकेट के बाहर। 39 का समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, 39 का समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, 39 का समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। 40 देखिए ग्राम पंचायतों का गठन, शॉर्ट में क्या याद रखना है, ग्राम पंचायतों का गठन, है ना। ये कंटेंट आप पूरा पढ़िए जरूर, लेकिन आपको टिक करने आएगा, और टिक करने के लिए आपका इतना याद रखना काफ़ी है ना। 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 40 ग्राम पंचायतों का गठन। चलिए वापस चलिए, 36 क्या है, राज्य की परिभाषा। 37 क्या है, नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। 37। 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना और समाज में आय प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को दूर करना। 38 हो गया। 39 में आ गए। 39 के सब क्लॉज 6 सब क्लॉज क ख ग घ लाइन से, आजीविका के पर्याप्त साधन, भौतिक संसाधनों का समान वितरण, तीसरा है धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, चौथा है समान कार्य समान वेतन, पांचवा है कर्मकारों के स्वास्थ्य बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग से संरक्षण, और अंतिम है बालकों के स्वस्थ विकास का अधिकार। ठीक, फिर आए 39 का क्या है, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। 40 है ग्राम पंचायतों का गठन, 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में आइए, ये सब उतने काम की चीज़ नहीं है, अगर आपको टिक करना है यह याद रख लोगे तो बन जाएगा काम। काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता पाने का अधिकार। काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता पाने का अधिकार। भाई काम की ज़रूरत किसको है, बेरोजगार को। शिक्षा सबको ज़रूरत है शिक्षा, तो लोक सहायता निःशक्त और बुढ़ापे बूढ़े लोगों को लोक सहायता, पब्लिक मतलब सरकार की सहायता की आवश्यकता है। तो शॉर्ट में याद रखो, अनुच्छेद 41 काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता पाने का अधिकार। 41 क्या है, काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता पाने का अधिकार।
41 काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता पाने का अधिकार। 41 काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक, तो 39 का क्या है? समान न्याय, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। 41 क्या है? काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में आ जाइए। 42 में जो आपसे पकड़ेगा वो ये पकड़ेगा, प्रसूति या मातृत्व सुरक्षा। प्रसूति या मातृत्व सुरक्षा मतलब राज्य को उचित कदम उठाने चाहिए कि जो प्रसूति और मातृत्व सुरक्षा प्रदान हो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को। ठीक, तो 42 क्या है? प्रसूति या मातृत्व सुरक्षा। 42 प्रसूति या मातृत्व सुरक्षा। 42 प्रसूति या मातृत्व सुरक्षा। 39 का समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता ना। फिर 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 41 काम पाने, शिक्षा पाने और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 प्रसूति या मातृत्व सुरक्षा। प्रसूति या मातृत्व सुरक्षा। अब आइए 43 में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो आप, और 43 में एक तो अनुच्छेद 43 में क्या है वो भी ध्यान रखना होगा आपको। फिर 43 क और 43 ख बाद में जोड़े गए हैं ये, तो इसमें क्या है ये भी ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि कभी हो सकता है कि अनुच्छेद 43 में केवल अनुच्छेद 43 पूछे और कोई भी विषय वस्तु दे दे, या कभी ये हो सकता है कि बाकायदा कोई यहाँ का विषय वस्तु दे दे और लिख दे अनुच्छेद 43, 43 क 43 ख कहाँ है। तो अपने को हर तरीके से याद रखना है कि 43 में क्या है, 43 क में क्या है, 43 ख में क्या है। ठीक, 43 अगर मैं 2 भागों में तोड़ रहा हूँ तो 2 पॉइंट में आएगा। 43 में 2 पॉइंट में आपके उस नोट्स में आना चाहिए। देखो, मजदूरी और शिष्ट जीवन सुनिश्चित करना। देखो, मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करना, शॉर्ट में बस इतने में क्राफ्ट काम हो जाएगा आपका। मजदूरी किसकी बात हो रही है? मजदूरों की बात हो रही है, कर्मकारों की बात हो रही है, और उन्हीं के शिष्ट जीवन, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना है ना। राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कर्मकारों को उचित मजदूरी मिले और उनका जीवन स्तर शिष्ट हो, मतलब ऊंचा हो। समझ गए? तो मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर एक पॉइंट हो गया 43 का। और दूसरा, ग्रामों में कुटीर उद्योग की स्थापना, प्रोत्साहन। ग्रामों में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। तो अनुच्छेद 43 में 2 हिस्से। अनुच्छेद 43 नंबर 1, मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करना। मजदूरी, उचित मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करना। दूसरा, ग्राम कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। ग्राम कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग जानते हो, पापड़ बनाने का महिलाएं आपस में घर में बनाते हैं, पापड़ अचार के ये उद्योग खोलते हैं, वही है कुटीर उद्योग, चटाई वटाई। तो 43 के 2 बिंदु हैं। 43 नंबर 1, उचित मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करना। उचित मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करना। और दूसरा 43, अनुच्छेद 43 का दूसरा क्या है? ग्राम कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। ग्राम कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। ग्राम कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। 43 का में देखो, मजदूरों का उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी। एकदम शॉर्ट में, मजदूरों का उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी। 43 का क्या है? मजदूरों का उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी। मजदूरों का भी मैनेजमेंट में भागीदारी होना चाहिए। इसीलिए देखते हो आप यूनियन बना रहता है फैक्ट्री में ना। तो सारे मजदूर नहीं जाते, लेकिन मजदूरों की ओर से कौन जाता है? लीडर जाता है, यूनियन लीडर जाता है। मजदूरों का उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी। 43 का मजदूरों का उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी। 43 का मजदूरों का उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी। 43 का मजदूरों का उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी। 43 का मजदूरों का उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी। 43 ख, सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन और स्वायत्त संचालन। तो सहकारी समिति भी अगर याद रहेगा काम हो जाएगा आपका। 43 का सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन। स्वैच्छिक गठन, सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन। ठीक, तो देखो 43 को बहुत ध्यान से, क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूजिंग है, आएगा इधर उधर मिक्स होने वाली चीजें आएंगी। 43 अनुच्छेद 43 में 2 हिस्से हैं। उचित मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करना, ग्राम कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन।
43 का क्या है? मजदूरों का उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी। 43 का मजदूरों का उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी। 43 ख सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन। सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन। सहकारी समितियां जानते हो? अगर कोई पूछे सहकारिता क्या होता है, क्या बोलोगे? देखो, हर साल वो नहीं है तो लोग पूछते भी तो नहीं है, वो तो मेरे को समझ में आ गया कि सहकारी यहाँ आया है तो बताना चाहिए। कॉमन आर्थिक उद्देश्य हेतु एक समूह आपस में जब मिलते हैं तो सहयोग करते हैं। कॉमन मतलब कुछ लोग एक समूह बनाते हैं कॉमन आर्थिक उद्देश्य के लिए, उसे सहकारिता कहते हैं। जैसे किसी को पापड़ उद्योग खोलना है और उद्योग को खोलने में 50,000 की लागत है, लेकिन उसके पास केवल 10,000। वो ऐसे 4 लोगों को ढूंढेगा जो और लोग जो पापड़ उद्योग खोलना चाहते हैं और उनके पास भी पैसा नहीं है, तो 10,000 जोड़ के मिलकर एक कॉमन आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, वही है सहकारिता ना। तो सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, ठीक है। चलो दिमाग में जोड़ डालो। 36 राज्य की परिभाषा। 37 निदेशक न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना तथा समाज में आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को दूर करना। हो गया, ये हो गया 38। 39 के 6 हिस्से लगातार, 39 के सब क्लॉज क ख ग घ अंग च। सबसे पहला आजीविका के पर्याप्त साधन। दूसरा भौतिक संसाधनों का समान वितरण। तीसरा धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। चौथा समान कार्य समान वेतन। पांचवा कर्मकारों के स्वास्थ्य, बालकों के सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण। आखिरी वाला बालकों के स्वस्थ विकास का अधिकार। 39 खत्म। अब 39 क समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 41 काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 मातृत्व या प्रसूति सुरक्षा। 43 अनुच्छेद 43 के 2 हिस्से। पहला उचित मजदूरी और उच्छिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करना। दूसरा ग्राम उद्योगों का प्रोत्साहन। फिर 43 का मजदूरों का उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी। 43 ख सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन। 44 समान या एकल नागरिक संहिता। समान या एकल नागरिक संहिता ये बहुत चर्चा में रहता है। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में यूसीसी या सीसीसी। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीसीसी कॉमन सिविल कोड, एक ही अर्थ है। अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में समान नागरिक संहिता या एकल नागरिक संहिता। तो पहले मैं थोड़ा सा बता दूं समान नागरिक संहिता या एकल नागरिक संहिता क्या होता है। चूंकि यह भाग 4 में है तो राज्यों के विवेक पर छोड़ा गया है कि अपने अपने राज्यों में वो समान नागरिक संहिता लागू करें या ना करें ना। समान नागरिक संहिता जिस राज्य में होगी उस राज्य में एक ही कानून सब पर बराबरी से लागू होगा, जबकि व्यवस्था ऐसी है कि कुछ धार्मिक समुदायों को उनके धर्म के अनुसार कानून में छूट दी गई। जैसे 2 बच्चों से अधिक बहुत सारे कानून हैं, जैसे विवाह। हिंदुओं के लिए विवाह कानून अलग है और मुसलमानों के लिए उनके धर्म के अनुसार उनका विवाह कानून वो अप्लाई लागू नहीं होता है ना। तो अब हालांकि इसमें बहुत कुछ सुधार हो गया, जैसे ट्रिपल तलाक। पहले क्या है, आपको अगर बाकी लोगों को तलाक लेना है तो भैया आपको बाकायदा न्यायालय जाकर तलाक लेना होगा, लेकिन मुसलमानों के लिए ऐसा था नहीं। मुसलमान सपने में भी तलाक 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 बोल दो, तलाक हो जाता ना। महिला आप सपने में वो तलाक 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 बोल रहा, महिला जाग रही, देखी हे है ना, हे अल्लाह
तलाक हो गया अब तो। अरे चुप, अरे तलाक 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 से अपने में बोल दिया, तेरे को बताने का जरूरत, उसको कौन सा पता है ना। और वो 3 बार तलाक होने से 3 बार तलाक तलाक गुस्से में तलाक 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 बोल दे, तलाक हो जाए। अच्छा, तलाक के बाद की स्थिति बहुत बुरी थी। एक बात ये भी बता देता हूँ, अगर कोई गलती से कोई मुसलमान पुरुष तलाक 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 3 बार बोल दे तो तलाक हो गया। अब वो गलती सुधारना चाहता है कि गलती से बोल दिया, वापस उसी के साथ रहना है, तो महिला को हलाला से गुजरना पड़ता है। हलाला अगर आप लोग नहीं जानते हो तो बहुत ये चर्चा में रहता है, ये देखना, क्योंकि जब से बीजेपी आई है ये सब बहुत चर्चा में रहता है। इसका मतलब ये है कि वो महिला पहले किसी और से विवाह करेगी, उसके साथ संभोग करेगी, तब उसी को हलाला कहते हैं। उसके बाद दोबारा अपने पति से निकाह कर पाएगी। हाँ, ये हलाला था। हाँ ना, उनके लिए कुछ नहीं है। तो अरे तुमको क्या लगता है, पुरुष प्रधान समाज ने, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, नियम कानून अपने आप को सुरक्षित रख के बनाए। महिलाओं को दासी से कमतर नहीं समझा जाता था, इसलिए सारे जो रीति रिवाज के कष्ट वाली चीज़ें महिलाओं को दी गई। पति की लंबी आयु के लिए महिला व्रत रखेगी, जबकि पत्नी की लंबी आयु के लिए पुरुष ने अपने लिए कोई व्रत का नियम नहीं बनाया। वो चाहता ही है निपट जाए, दूसरी है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ना। बच्चे पैदा दोनों करते हैं, दोनों के हैं, लेकिन बच्चे की लंबी आयु के लिए महिला के लिए दुनिया भर के व्रत बनाए गए हैं। पुरुष नहीं व्रत रखेगा, ठीक। तो दुनिया भर की चीज़ें आप देखो, दहेज, महिला अपना घर छोड़ के आएगी, दूसरे घर में जाएगी और साथ में दहेज भी लेकर आना है, जबकि होना उल्टा चाहिए था। तुम्हारे घर की लड़की हम अपने घर ला रहे हैं, काम काज करेगी, हमारा वंश बढ़ाएगी, तो ये लो मूल्य, वधु मूल्य लो। जबकि नहीं, वो अपना घर छोड़ के भी आएगी, साथ में पैसा भी लेके आए। तो पुरुषों ने ये सारे नियम और रीति रिवाज बनाए हैं अपनी सुविधा से, और वो हर धर्म में ऐसी है। महिला ऐसे रीति रिवाज बनाए गए हैं जहाँ महिला का शोषण हो, ठीक। आइए, तो समान नागरिक संहिता, ये एकल नागरिक संहिता का प्रावधान है ना। चूंकि ये भाग 4 में है तो राज्य के ऊपर छोड़ा गया है। देखो 2 ही राज्य हैं जहाँ पर ये लागू है, 2 ही राज्य। देखो गोवा जब बना था ना, तो गोवा के गठन के साथ ही, जब पुर्तगालियों से हमने बाद में आज़ाद कराया, उसके साथ ही वहाँ समान नागरिक संहिता लागू है ना। लेकिन पहला राज्य बना जिसने अपने विधानसभा में कानून बनाकर इसे लागू किया है, उत्तराखंड। तो आपसे प्रश्न पूछे कि पहला राज्य जिसने समान नागरिक संहिता या एकल नागरिक संहिता लागू की है अपने राज्य में कानून बनाकर, वो कौन है? उत्तराखंड। ठीक। तो 2 ही, अगर आपसे ऐसे पूछे किन किन राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू है, तो 2 राज्य हैं, गोवा और उत्तराखंड। लेकिन आपसे पूछे कि किस राज्य, कौन सा वो राज्य प्रथम राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता विधि बनाकर लागू की है, वो है उत्तराखंड। ठीक। तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। उसको बोली नहीं, अपने पास बैटरी नहीं है घड़ी का, होना तो चाहिए अपने। मैं घड़ी देखता हूँ मेरा दिमाग खराब होता है। चलो, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। 45
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। 6 वर्ष से, आपको विषय वस्तु बदलना नहीं, 6 से 14 नहीं करना। हालांकि इसी विषय वस्तु को लिया गया है, इसमें संशोधन किया गया, 6 से 14 बनाया गया। और प्राथमिक शिक्षा इसको भाग 3 में भी डाला गया है और भाग 4 क में भी डाला गया। बाद में देखना, इसको बाद में देखना, आएगा तो मैं बताऊंगा। केवल आपको अभी याद रखना है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। 46 शॉर्टकट में याद रखना, SC ST के शैक्षिक, SC ST और OBC के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण। ऐसे याद रखो, वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, साला जवान फिसलता, बहुत लंबा बोलना पड़ता है। SC ST OBC के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण। 46 SC ST और OBC के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण। 46 ST SC OBC के आर्थिक और शैक्षणिक हितों का संरक्षण। 46 SC ST OBC के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण। 46 SC ST OBC के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण। ठीक। 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। 45 क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल, शिक्षा और देखभाल। 46 क्या है? SC ST OBC के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण। 47 में भी बहुत सारे हिस्से, ध्यान देना। देखो, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा मादक पेयों का प्रतिषेध। शॉर्ट में लिखो, बस 2 पॉइंट है इसके। पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करना और मादक पेयों का प्रतिषेध। मादक पेयों का प्रतिषेध, मादक पेयों का प्रतिषेध। ठीक। 47 पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करना। दूसरा हिस्सा मादक पेयों का, सब मादक पेय, नशीली दवाइयाँ, दारू, सब आता है इसमें। हाँ, वही पदार्थ नहीं बोल सकते। पदार्थ देखो क्या है, सब है। पदार्थ अलग चीज हो गया, पेय दूसरा हो गया। पदार्थ भी है, नशीले पदार्थ भी आते हैं, जैसे अफीम खाते हैं, पदार्थ है वो। दारू पेय है, बियर पेय है, ताड़ी पेय है, हाँ वोडका विस्की सब पेय है। हाँ ठीक। गांव में जो महुआ मिलता है वह पेय है ना। राज्य को बोला है कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है आपको, तो मादक पेयों का प्रतिषेध, आपको प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन हालात ऐसे हैं कि सरकार ही दारू बेच रही है ना, पैसा। 47 पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करना और दूसरा हिस्सा है मादक पेयों का प्रतिषेध। मादक पेयों का 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना और मादक पेयों का प्रतिषेध। 47 पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करना और मादक पेयों का प्रतिषेध। चलो एक बार फिर से घुमाओ। 36 राज्य की परिभाषा। 37 निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना और समाज में आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को दूर करना। 39 लाइन से क ख ग घ अंग और च। पहला आजीविका के पर्याप्त साधन। दूसरा भौतिक संसाधनों का समान वितरण। तीसरा धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। चौथा समान कार्य समान वेतन। पांचवा कर्मकारों के स्वास्थ्य, बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग से संरक्षण। और आखिरी च है बालकों के स्वस्थ विकास का अधिकार। फिर आते हैं 39 क में समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 41 काम पाने, शिक्षा पाने,
और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 प्रसूति या मातृत्व सुरक्षा। 43 के 2 हिस्से। 43 क्या क्या है? मजदूरी, मजदूरों के शिष्ट जीवन को ऊंचा करना और 43 में देखो 2 उचित मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर मजदूरों का सुनिश्चित करना। दूसरा है ग्राम कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। 43 का क्या है? मजदूरों के उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी। 43 ख क्या है? सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन। 44 क्या है? समान नागरिक संहिता। 45 क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और देखभाल। 46 क्या है? SC ST OBC के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण। 47 के 2 हिस्से हैं, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना और मादक पेयों का प्रतिषेध। ठीक। 48 आइए, यहाँ भी 2 हिस्से हैं। कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक आधार पर संगठन। मतलब यह है कि राज्य को ऐसे व्यवस्था करना चाहिए कि लेटेस्ट वैज्ञानिक तकनीक किसानों को उपलब्ध कराए ताकि उन वैज्ञानिक तकनीकों पर उनकी कृषि और पशुपालन आधारित हो। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे इसको शॉर्ट में? कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक प्रणालियों पर संगठन। वैज्ञानिक प्रणालियों पर संगठन, है ना? समझ रहे हो? कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक या केवल वैज्ञानिक आधार पर संगठन भी बोल दोगे चलेगा, है ना? 47 का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा दुधारू तथा वाहक पशुओं के वध का प्रतिषेध। दुधारू तथा वाहक, अक्सर शॉर्ट में लोग बोल देते हैं गौ हत्या पर प्रतिषेध, लेकिन आपको पूरा पता होना चाहिए। ये बोलता है जो भी पशु दूध देती है और जो भी वाहक पशु है उनके वध का प्रतिषेध। लेकिन लोग साले अपने जीव के अनुसार परिभाषा करते हैं। गौ हत्या कर। क्यों? बकरी दूध नहीं देती? वो भी दूध देती है। गधा भी दूध देता है, लेकिन गधा कोई खाता नहीं है। लेकिन बकरी भी दूध देती है ना। लेकिन बकरी मुसलमान हिंदू सब खाते हैं, इसलिए कोई बोलता नहीं ना। गाय मुसलमान खाते हैं तो टारगेट कर लेते हैं तुरंत। और कौन सा वाहक पशु जैसे घोड़ा गधा ये सब माल ढोते हैं, है ना, इन पर प्रतिषेध, इनके वध का प्रतिषेध है। तो पूरा याद रखना, लोग अधूरा याद रखते हैं। और गौ हत्या आ जाए तो वो भी समझ जाओ यही है ना। चलो 48 के 2 हिस्से हैं। वैज्ञानिक आधार पर कृषि तथा पशुपालन का संगठन। वैज्ञानिक आधार पर कृषि तथा पशुपालन का संगठन। और दूसरा दुधारू तथा वाहक पशुओं के वध का प्रतिषेध। दुधारू तथा वाहक पशुओं के वध का निषेध प्रतिषेध एक ही बात है। ठीक है। 48 कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक आधार पर संगठन, दुधारू तथा वाहक पशुओं के वध का प्रतिषेध। 48 का दोनों को जोड़ के पढ़ लो। पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण हो गया एक लाइन में। पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण। 48 का पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण। 48 का पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण। 48 का पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण। चलो भैया 48 के हिस्से याद करो। अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन का वैज्ञानिक आधार पर संगठन, है ना। और दूसरा हिस्सा है दुधारू तथा वाहक पशुओं के वध का प्रतिषेध। 48 का पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण। 48 का पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण। 48 का पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण। 36 का है भैया 36 राज्य की परिभाषा। 37
न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना तथा समाज में आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को दूर करना। फिर 39 के 6 क्लॉज। पहला, आजीविका के पर्याप्त साधन। दूसरा, भौतिक संसाधनों का समान वितरण। तीसरा, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। चौथा, समान कार्य समान वेतन। पांचवा, कर्मकारों की मजदूरी और कर्मकारों के स्वास्थ्य और बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग से संरक्षण। और आखिरी च है बालकों के स्वस्थ विकास का अधिकार। खत्म। 39 का क्या है? समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। 40 ग्राम पंचायतों का गठन। 41 काम पाने, शिक्षा पाने, लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 प्रसूति या मातृत्व सुरक्षा। 43 के 2 हिस्से हैं। पहला, उचित मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर को सुनिश्चित करना। ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहन, ग्राम कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। 43 का उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। कोई बात नहीं, दिमाग में जोड़ दोगे तभी याद रहेगा। 43 का सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन और स्वायत्त संचालन, यही था। 44 समान नागरिक संहिता। 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और देखभाल। 46 ST SC OBC के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण। 47 के 2 हिस्से, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करना। और तीसरा, मादक पेयों का प्रतिषेध। 48 के भी 2 हिस्से, कृषि तथा पशुपालन का वैज्ञानिक आधार पर संगठन। दूसरा, दुधारू तथा वाहक पशुओं के वध का प्रतिषेध। 48 का वन पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण। सब याद होगा ना? ऐसा मत सोचो, मुझे केवल 2 या 3 मिनट लगता है इसको वापस रिवाइंड करने में ना, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा दिमाग बहुत तेज है और तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है कि तुमको जल्दी से याद नहीं होता। मुझे याद इसलिए है क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो इसको लिख लिख के शॉर्ट नोट्स बना के याद किया है और सामने चिपका के रख दिया, रोज़ 5 मिनट रिवाइज किया है ना। शॉर्टकट तरीका नहीं है ना। और अधिकांश छात्र ये सोचते हैं कि शॉर्टकट तरीके से 3 महीना 4 महीना में वो चयनित हो जाएंगे। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। साल भर तो आपको सारे विषयों को कवर करने में लगेगा, साथ में वीकली टेस्ट देते जाओगे तो तैयारी करने में लगेगा। उसके बाद 4-5 महीने आपको बैठकर प्रॉपर विषयवार रिवीजन करने में लगेगा, तब आप जाकर परीक्षा के लिए तैयार होंगे ना। क्योंकि आदमी भूलता भी तो है। आज पढ़े हो, 4 दिन बाद उसको कोई हिसाब किताब नहीं रहता। ये तुम्हारे साथ सिर्फ नहीं होता है, ये मेरे साथ भी होता था, सबके साथ होता है। तो इसीलिए शॉर्टकट तरीका से कुछ नहीं होने वाला है। सीरियस जो छात्र होंगे वो प्रॉपर तैयारी करेंगे, प्रॉपर समय देंगे, क्योंकि आप 10 दिनों का खाना एक दिन में खा नहीं सकते। ये साल भर का खाना है। कोई भी अगर 1 टियर एग्ज़ाम की तैयारी समझ जाओ, कम से कम वर्ष भर का खाना है, और आप चाहते हो वर्ष भर का खाना 3 महीने में खा लो, पचा लो, है ना? नहीं, संभव नहीं है। या तो आप बीमार हो जाओगे या मृत्यु शैया पर लेट जाओगे, है ना? ठीक। 39 राष्ट्रीय, शॉर्ट में याद रखो, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। शॉर्ट, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 39 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 39 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 39 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण।
हाँ 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। और देखो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, बस शॉर्ट में याद रखो कि राज्य को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों अलग अलग कार्य करें, कोई एक दूसरे में दखल ना दें। समझ गए? तो कल क्या याद रखना है आपको? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, है ना। 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, 50 कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथकीकरण, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथकीकरण। अब यहाँ आओ 51 में आओ, यहाँ पर 3 हिस्से हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि एक हिस्सा, इसको सुधारना, तो ये एक हिस्सा हो गया, एक बिंदु हो गया। उसके बाद राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंध, 2 हिस्सा हो गया। ये 2 हो गया, यहाँ से ये 2 हो गया, लाइन से 1 2 3 ऐसे लिखेंगे। और तीसरा ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने का प्रयास, राज्य को ये करना चाहिए ना। ये 3 हिस्से। चलिए भाई 51 के 3 हिस्से कोई भी एक आग धर के दे देगा और लोग फ्लैट हो जाएंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पूरे उसका ना एक चीज़ पकड़ते हैं, वो एक चीज़ पकड़ते हैं छोटा सा, जबकि इसके 3 हिस्से हैं। जब उसको फंसाना होगा, स्तर का क्वेश्चन बनाना होगा, तो ये नहीं देगा, वो ये दे देगा, केवल ये दे देगा। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना राज्य को ये करना चाहिए। किस अनुच्छेद में, है ना। 3 हिस्से हैं 51 के। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 का पहला, अंतर्राष्ट्रीय एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। दूसरा, राज्यों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध, राष्ट्रों के बीच। यहाँ राज्य का मतलब भारत है ना, भारत, है ना। राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंध, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंध, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहिए राज्य को। तीसरा है, अगर अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो जाए, जैसे इंडिया पाकिस्तान, किसी 2 लोगों का विवाद हो जाए, तो मध्यस्थता कर उस विवाद को निपटारा कर ना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटारा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता से निपटारा। 3 हिस्से हैं 51 के, ठीक। सबसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटारा करना। यह है 3 चीज़ें। इस प्रकार से 36 से लेकर 51 भाग 4 आपका समाप्त होता है। अब अगर बीच बीच में मैं आपको संविधान संशोधन बताता तो आपको ऐसे भी याद नहीं होना था। पहले संविधान संशोधन देखो कहाँ गया, ये, इसीलिए आपके नोट्स में लास्ट में बना भी हुआ है। 42वां संविधान संशोधन से ये जोड़े गए, 39 का, 43 का, 48 का, 39 का, 43 का और 48 का, ये 42वां संविधान संशोधन से जोड़े गए, है ना। भाग 4 के कौन कौन से आर्टिकल 42वां संविधान संशोधन द्वारा 39 का, 43 का, 48 का, कुछ चीज़ें लय में याद रहती हैं। 39 का, 43 का और 48 का। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, देखो एक काम, इसको थोड़ा सा देख लो आप, यहाँ ईयर भी जोड़ना, तो 1976 ये हो गया, अलग अलग से दिखना चाहिए ना, ये अलग हो गया। ये है आपका 44वां 1978, क्या जो किया गया भैया, अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया। फिर आप देखो यहाँ पर नोट्स में प्रॉपर है कि नहीं, प्रॉपर है ना। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसमें क्या है भैया, अनुच्छेद 45, इसमें क्या संशोधन किया गया, 6 से 14 को 6 वर्ष तक किया गया, 6 से 14 वर्ष, ये है
इसमें गलत है ना, सुधारना है इसको बाद में। ये है एक हिस्सा, और ये है आपका 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा 43 ख जोड़ा गया। 43 ख क्या है? सहकारी समिति। सहकारी समिति पढ़े ना 43 का, 43 ख है ना। तो इस तरीके से अब आपको याद होगा सभी संविधान। भाग 4 से संबंधित संविधान संशोधन। सबसे पहला 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा क्या क्या जोड़ा गया? 43 का और 39 का, 43 का, 48 का। अब आपको विषय वस्तु अगर याद है तो आप अनुच्छेद याद कर लो, नहीं तो विषय वस्तु भी बगल में लिख सकते हो याद करने के लिए। 39 का में क्या है? समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता। 43 का में क्या है? मजदूरों का उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी। 48 का क्या है? पर्यावरण वन्य जीव का संरक्षण ना, विषय वस्तु भी लिख लो लाइन से। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या किया गया? अनुच्छेद 38 की भाषा बदली गई। वो जो पढ़े थे ना, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, वो भाषा बदली गई। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 क्या किया गया भैया? अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। 45 में संशोधन क्या किया गया? 6 से 14 वर्ष। लेकिन आप याद रखना, भाग 4 में 6 से 14 नहीं है। भाग 4 में अब भी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। उसमें संशोधन करके इसको डाला गया कहाँ? भाग 3 में। याद आ रहा है? हाँ, मौलिक अधिकार में 21 का 21 का नहीं तो रहता 6 से 14 वर्ष निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा तथा। और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा क्या जोड़ा गया? 43 ख सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन एवं स्वायत्त संचालन ना। ये ऐसे ही आप बिल्कुल याद रखेंगे आप। अब ये देखिए आप, एक ये संविधान के अन्य भागों में निर्देशक तत्व। भाग 4 में जो निर्देशक तत्व दिया वो तो याद ही रखना है, लेकिन और कई जगह राज्यों को निर्देशक के तौर पर बताए गए। निर्देशक लिखा है कि नहीं? निर्देशक, ठीक, मतलब डायरेक्शन दिए गए हैं, उनको मार्गदर्शन दिया है संविधान ने कि आपको ये करना चाहिए। अब ये हाई फाई एग्जामों में आएगा, ग्रेजुएट लेवल एग्जामों, पीएससी, यूपीएससी, व्यापम के एग्जामों में आ सकता है ये वाला हिस्सा। छोटे छोटे एग्जामों में उनकी इतनी औकात नहीं है, वो यहाँ पहुँचे। देखिए, संघ या राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं और अधीन पदों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों, SC ST है ना, तो दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखें। अब शॉर्ट में बताता हूँ, ये तो टिपिकल भाषा लग रहा है। आपको पता है SC ST को आरक्षण है केंद्र या राज्य सरकार की नौकरियों में ना, तो आरक्षण की व्यवस्था तो उनका दावा है वो। लेकिन जब उनको आरक्षण दिया जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रशासन की दक्षता है ना, दक्षता खराब ना हो। जैसे मान लेते हैं कि आरक्षण है और 1000 नंबर के पेपर में कोई छात्र 10 सीटें आरक्षित है मान लो, और कोई किसी समुदाय के 10 ही लोग एग्जाम में बैठे, मतलब उन 10 लोगों को लेना वो तय है, चाहे 0 पाए। ऐसा होता है कई जगह एग्जामों में होता है, 0 पाए तब भी लेना पड़ेगा क्योंकि 10 सीटें आरक्षित हैं। लेकिन भैया ऐसा व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर और DSP यदि बन जाए तो क्या करेगा? प्रशासन की दक्षता क्या उसको मेंटेन रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि PSC में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निश्चित किया गया है। जैसे सामान्य वर्ग के लिए प्री में 33%, सी सेट में 33% प्राप्त करना अनिवार्य है, और SC ST और OBC के लिए 23%। अगर आप इतना भी नहीं पा रहे हो तो आप प्रशासन की दक्षता कैसे मेंटेन रख पाओगे? इसलिए
ये क्राइटेरिया रखा जाता है, इतना नंबर मार्क्स होना चाहिए। जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उनको भी इतना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। पहले ऐसी स्थिति थी कि जैसे पहले पीएमटी होता था, स्टेट पीएमटी, अब तो नहीं होता, अब तो नीट होता है। पहले स्टेट पीएमटी होता था, राज्य की जो आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स का चयन होता था, नहीं होता था। तब सीपीएमटी होता था, सेंट्रल पीएमटी, स्टेट पीएमटी और सीपीएमटी ना। तो आदिवासी इलाकों में ऐसा होता था कि माइनस, भाई नेगेटिव मार्किंग सही कम किया और नेगेटिव ज़्यादा कर गया तो माइनस में पहुंच जाता था। उसका भी आदिवासी लड़कों का मेडिकल में चयन हुआ है ना। अब बताओ कैसे वो डॉक्टरी करेगा। हालांकि ये बात और है कि मान लो 4 साल का मेडिकल का कोर्स है, एमबीबीएस, 8 वर्ष में किसी भी आरक्षण प्राप्त करने वालों को वहाँ 8 वर्ष में परीक्षा पास करनी होती थी, एमबीबीएस की डिग्री लेनी होती थी। तो एकदम से जो गधा है वो 8 साल बीत जाता था, 2 ईयर भी सेमेस्टर में ही अटका रहता था, पास नहीं हो पाता था, तो फिर वो रद्द हो गया उसका ना, रद्द हो जाता था। लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में कई स्टूडेंट जो योग्य स्टूडेंट थे जो आ सकते थे, इसकी वजह से उनका चयन नहीं हो पाया। तो ये कई जगह होता है कि मतलब आरक्षण ज़रूरी है, समुदाय ज़रूरी, क्योंकि हजारों वर्षों से जो मानसिक अपंगता शामिल हो गई है, शिक्षा से दूर रखा जाना है ना, सामाजिक अधिकार से वंचित किया जाना, तो उनके क्या हुआ है कि वो ये कमज़ोरी जीन्स में आ गई। तो भैया वो अगर पढ़ेंगे भी ना तो दिमाग उतना काम नहीं करता, विकसित होने में समय लगेगा। तो उनका उचित प्रतिनिधित्व यदि आपको देना है तो आरक्षण ज़रूरी है। लेकिन आरक्षण देते समय मेरा अपना विचार, कुछ जगहों पर आरक्षण के एकदम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स होने चाहिए। जैसे टीचर भर्ती, कॉलेज में प्रोफेसर भर्ती, जज न्यायालय जज है ना, फिर आपका प्रशासनिक सेवा, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, ये परीक्षाएं, आईएएस, यूपीएससी होता भी है, होना चाहिए। नीट आईआईटी सब में होना चाहिए। राजस्थान में साला 100 में 10 नंबर पाया गणित टीचर के लिए एग्ज़ाम, जिसको खुद ही गणित नहीं आता, 100 में 10 नंबर पाया है, वो कहाँ पढ़ाएगा, क्या सिखाएगा बच्चों को। मतलब आप जिस नौकरी के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं उसके साथ क्या बच्चों के साथ वो न्याय कर पाएगा। ये सब मतलब कुछ सेवाएं ऐसी हैं जहाँ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, आरक्षण को सही तरीके से लागू करने की ज़रूरत है ना। तो समझ गए आप इसको क्या है। आप सीधा याद रखो, सरकारी सेवाओं में एससी एसटी को आरक्षण देते समय प्रशासन की दक्षता को बनाए रखना, शॉर्ट फॉर्म यही हो गया। वो बड़ा क्लिष्ट दिख रहा है। देखो सरकारी नौकरी चाहे केंद्र सरकार को चाहे राज्य सरकार, वो संघ और राज्य समझ रहे हो ना, वही है। सरकारी नौकरी में एससी एसटी के को आरक्षण देते समय प्रशासन की दक्षता को बनाए रखना, है ना। सरकारी नौकरी में एससी एसटी को आरक्षण देते समय प्रशासन की दक्षता को बनाए रखना। कहाँ है 335 350 का में देखो, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा कराना चाहिए राज्य को। भाषाई अल्पसंख्यक समझ रहे, कोई भी हो सकता है ये। भाषाई अल्पसंख्यक का मतलब किसी विशेष भाषा को बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। तो राज्य को ऐसे सारे भाषाई अल्पसंख्यकों के बालकों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए ताकि वो भाषा जीवित रहे। समझ रहे हो। देखो अल्पसंख्यक 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक। किसी धर्म को मानने वाले, यदि भारत की जनसंख्या में 10% आबादी से कम है तो वो धार्मिक अल्पसंख्यक हुए।
और किसी भाषा विशेष भाषा को बोलने वाले यदि बहुत कम लोग हैं तो वो भाषा ही अल्पसंख्यक हुए। मन में डाउट आएगा कि सर मुस्लिम तो 18% है भारत की आबादी का, तो आज भी उनको अल्पसंख्यक क्यों कहा जाता है? वो राजनीति है। कायदे से नियम के अनुसार मुसलमानों को अल्पसंख्यक होने का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 10% से ज़्यादा आबादी होगी ना। वैसे धार्मिक कितने धार्मिक अल्पसंख्यक है भारत में? है कितने हैं? 6 है, बहुत कठिन नहीं है। 4 धर्म हमारे यहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू तो अल्पसंख्यक हो ही नहीं सकता, 3 बाकी हो गए, मुस्लिम सिख ईसाई, 3 ये हो गए, प्लस कर लो आप बौद्ध जैन पारसी ना। तो भाषाई अनुच्छेद 350 का क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक भाषा। अच्छा ये काम करो तो इसको ऊपर करना, इसको नीचे करना। पहले ये अच्छा नहीं ठीक है, ये 50 है, ये 51 है, ठीक। 350 का भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा, भाषाई अल्पसंख्यक के बालकों को मातृभाषा में शिक्षा 350। 351 हिंदी भाषा का प्रसार तथा विकास, हिंदी भाषा का प्रसार तथा विकास, है ना। तो अन्य निदेशक तत्व संविधान में यत्र तत्र, सबसे पहला 355 300। अच्छा ये 355 को इधर लाओ, मैं ये बोलने वाला था, क्रम से रखेंगे अपन, इसको तीसरे नंबर पे लाना। अरे यार दिमाग मेरा बौरा गया क्या? सही है, बौरा गया, रुको। 335 क्या है भैया? सरकारी नौकरी में SC ST को आरक्षण देते समय प्रशासन की दक्षता को बनाए रखना। फिर 350 भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चों को बालकों को मातृभाषा में शिक्षा, और 351 हिंदी भाषा का प्रचार तथा विकास। ठीक, अब एक अंतिम चीज भाग 4 की, ये आपको ये अनुच्छेद का विभाजन दिया गया है, अनुच्छेदों का विभाजन ना, इस ऐसे ही लिखा है कि कुछ अंतर है उसमें? ऐसे ही। अब ये जो निदेशक तत्वों का वर्गीकरण है वास्तव में ये संविधान में नहीं है। पहला बिंदु तो यही हो गया, क्या ये वर्गीकरण संवैधानिक है? नहीं। अरे यार समय हो गया का एला काली देखो, फिर ये पढ़ेंगे, भाग 4 क पढ़ेंगे कल। भाग 4 क है मूल कर्तव्य। अच्छा ठीक, ये हिस्से और भाग 4 का है ना। 5:15 बजे पहुंच जाओ यार तुम लोग। टेस्ट मेगा टेस्ट नहीं है, आप लोगों का होगा, आप सब तो यही हो, व्यवहार में कहीं जाना नहीं। कल कौन सा तारीख है? देखूंगा क्या